फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टेरी है। वह कानों में हेडफोन लगाए साइकिल चलाते हुए एक छोटे से कस्बे की ओर जा रहा है। वह इसी कस्बे में पला बढ़ा था, लेकिन कई साल पहले उसके माता पिता उसे न्यूयॉर्क ले गए थे और तब से वह वापस नहीं आया था। अब टेरी एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन पर यहाँ लौटा है। पुलिस ने उसके चचेरे भाई माइक को गिरफ्तार कर लिया है। वे उसे गुरुवार को सेंट्रल जेल भेजने की योजना बना रहे हैं। अगर माइक वहाँ भेज दिया गया तो टेरी और माइक के दुश्मन उसे मार डालेंगे, इसलिए टेरी को जल्दी कुछ करना होगा। अचानक कुछ पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगते हैं। वे उसे आवाज देते रहते हैं, लेकिन टेरी हेडफोन लगाए होने के कारण कुछ सुन नहीं पाता। एक पुलिस अधिकारी पीछे से उसकी साइकिल को टक्कर मार देता है और टेरी जोर से जमीन पर गिर जाता है। अधिकारी कार से उतरता है और उसे जमीन पर सीधे लेटने का आदेश देता है। टेरी बिना विरोध किए उसकी बात मान लेता है। वह पूछता है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? जरूर कोई गलतफहमी है, मैं कोई अपराधी या चोर नहीं हूँ। अधिकारी जवाब देते हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, बहस करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एक अधिकारी का नाम केविन है और दूसरे का जोनास। केविन टेरी का बैग खोलता है और एक एक सामान निकालकर ध्यान से जांचने लगता है। जोनास टेरी के टैटू को देखकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। टेरी जवाब देता है, आप किसी नागरिक से इस तरह सवाल नहीं कर सकते। जोनास हंसते हुए कहता है, तुम्हें कानून की बड़ी जानकारी है, तो बताओ इस पैकेट में क्या है? टेरी कहता है, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, न कोई ड्रग्स है न बम। केविन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, और इसमें नाश्ता भी नहीं है ना? सच बताओ, वरना हम पुलिस के कुत्तों को बुलाएंगे। इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा और तुम यहीं फंसे रहोगे। जी, आखिरकार टेरी मान लेता है कि बैग में $36,000 है। केविन और जोनास पैसे गिनते हैं और रकम की पुष्टि करते हैं। जोनास पूछता है, क्या यह ड्रग्स का पैसा है? टेरी समझाता है कि ऐसा नहीं है। वह कहता है कि वह बैंक की रसीद दिखा सकता है और जरूरत पड़ी तो कैशियर से बात भी करवा सकता है, लेकिन अधिकारी उसे सीधा विकल्प देते हैं। वे कहते हैं कि या तो वह जेल जाए या पैसा छोड़कर चुपचाप चला जाए। टेरी गुस्से में पूछता है, क्या आप पुलिस बनकर मुझसे चोरी कर रहे हैं? ये वे जवाब देते हैं कि उन्हें सूचना मिली है कि यह पैसा ड्रग्स से जुड़ा है, इसलिए वे इसे जब्त कर रहे हैं। अगर उसे शिकायत करनी है तो वह कोर्ट में केस कर सकता है। वे कहते हैं कि वह पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ कर सकता है, तभी शायद उसे पैसा वापस मिले। टेरी जिद करता है कि उसे तुरंत पैसे की जरूरत है। वह विनती करता है, अगर आप चाहें तो कुछ पैसा रख लें, लेकिन बाकी लौटा दें ताकि मैं माइक की जमानत करवा सकूं। केविन मना कर देता है और कहता है कि यह प्रस्ताव सिर्फ एक बार दिया जाता है, या तो जेल जाओ या पैसा छोड़कर चले जाओ। टेरी तर्क देता है कि बिना वारंट या सबूत के किसी निर्दोष नागरिक को धमकाना गैर कानूनी है। यह सुनकर केविन और भड़क जाता है। वह कहता है कि किसी भी हालत में पैसा वापस नहीं मिलेगा और टेरी चाहे तो कोर्ट चला जाए। इसके बाद केविन पैसे लेकर चला जाता है। टेरी बिना हंगामा किए चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पुलिस गहराई तक भ्रष्ट है और कुछ करना होगा, लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता माइक को गुरुवार से पहले जमानत पर छुड़ाना है। आज मंगलवार है और अगर माइक गुरुवार तक नहीं छूटा तो उसे मार दिया जाएगा। इसी सोच के साथ टेरी फिर साइकिल पर बैठता है और अपने बचपन के कस्बे वेलरमैन टाउन की ओर बढ़ जाता है। वेलरमैन टाउन एक विकसित कस्बा माना जाता है। वहाँ एक अदालत और पुलिस स्टेशन है और आसपास के 4 कस्बों के कानूनी मामले भी वहीं संभाले जाते हैं। टेरी सीधे अदालत पहुंचता है, जहां माइक की जमानत की अर्जी लगनी है। कड़ी सुरक्षा जांच के बाद उसे अंदर जाने की अनुमति मिलती है। उसे एक क्लर्क के पास भेजा जाता है जिसका नाम विलियम्स है। विलियम्स टेरी की चोटें देकर पूछता है कि उससे क्या हुआ। टेरी बहाना बनाते हुए कहता है कि वह साइकिल चलाने में अच्छा नहीं है और गिर गया। फिर वह पूछता है कि क्या वह अपने रिश्तेदार की जमानत करवा सकता है। विलियम्स पूछता है, रिश्तेदार या चचेरा भाई? यह सुनकर टेरी चौंक जाता है। उसे हैरानी होती है कि विलियम्स को कैसे पता चला कि माइक उसका चचेरा भाई है। उसे शक होता है, लेकिन वह चुप रहता है। विलियम्स कहता है कि बिना पैसे के कोई जमानत प्रक्रिया नहीं होगी। टेरी और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विलियम्स को पहले से पता है कि पुलिस उसका पैसा ले चुकी है। टेरी पूछता है कि उसे यह जानकारी किसने दी, लेकिन विलियम्स बात टाल देता है। वह कहता है कि उसका लंच ब्रेक है और टेरी बाद में पैसे लेकर आए। वह आत्मविश्वास से कहता है, पैसे लाओ, 5 मिनट में जमानत हो जाएगी। उनकी पूरी बातचीत एक युवती सुन रही होती है जिसका नाम समर्स है। विलियम्स के जाने के बाद समर्स टेरी के पास आती है और कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है। वह उसे पास के एक रेस्टोरेंट में निजी तौर पर बात करने ले जाती है। टेरी पूछता है, क्या आप भी पैसे मांगने वाली हैं? समर्स मुस्कुराकर कहती है कि वह अभी प्रशिक्षु ट्रेनी है। अगले साल वह आधिकारिक तौर पर वकील बनेगी, इसीलिए वह उससे कोई फीस नहीं लेगी। वह टेरी से पूरी कहानी बताने को कहती है। टेरी सब कुछ विस्तार से बता देता है। समर्स बताती है कि पुलिस ने सिर्फ उसी से नहीं बल्कि कई लोगों से पैसे लिए हैं। वह कहती है कि इस कस्बे में खबरें यूं ही नहीं फैलती, क्योंकि पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। पुलिस से लेकर अदालत के कर्मचारी तक कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना आम है कि हर कोई एक दूसरे की करतूतों से वाकिफ है। समर्स टेरी को सलाह देती है कि वह किसी तरह पैसे का इंतजाम कर ले, क्योंकि सीधे सिस्टम से लड़ना उसके लिए और मुसीबतें खड़ी कर सकता है। वह बताती है कि केस दर्ज करने पर शायद उसे न्याय के बजाय सजा मिल जाए। उसके अनुसार जज भी पुलिस के साथ मिला हुआ है। अगर वे केस हार गए और मामला मामूली समझा गया तो उन्हें अपील करने का हक भी नहीं मिलेगा। इसी खामी की वजह से पुलिस बिना डर के भ्रष्टाचार करती रहती है। समर्स कहती है कि फिलहाल व्यावहारिक समाधान यही है कि टेरी किसी तरह पैसे इकट्ठा करे। वह कहती है कि अगर कभी मदद चाहिए तो उससे संपर्क कर सकता है। वह उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन टेरी मना कर देता है। समर्स को उसका व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन टेरी तुरंत वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में टेरी अपने माता पिता को न्यूयॉर्क फोन करता है। वह अपने पिता से कहता है, डैड, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। उसके माता पिता जवाब देते हैं कि उनके पास कभी इतना पैसा नहीं था और अभी भी नहीं है, इसलिए वे उसकी मदद नहीं कर सकते। कुछ समय बाद टेरी जंगल में कैंप लगाकर साधारण खाना बनाते हुए दिखाई देता है। उसके पास रहने की जगह नहीं है और पुलिस उसका पैसा पहले ही ले चुकी है। वह नदी से मछली पकड़कर किसी तरह गुजारा करता है। टेरी शारीरिक रूप से मजबूत दिखता है और उसके व्यवहार से लगता है कि उसे सैन्य प्रशिक्षण मिला है। उसकी असली पहचान बाद में सामने आएगी, लेकिन अभी साफ है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह आम आदमी होता
होता तो शायद घबराकर कस्बा छोड़ चुका होता। अगली सुबह टेरी सीधे वेलरमैन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक महिला अधिकारी एलिजाबेथ से होती है। वह कहती है कि वह एक आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करे। टेरी चुपचाप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और उसे मेज पर उल्टा रख देता है। एलिजाबेथ कहती है कि जल्दी करे क्योंकि उसे और भी काम है। टेरी शांत स्वर में कहता है कि पुलिस ने उससे $26,000 बिना किसी कारण के ले लिए। यह सुनकर एलिजाबेथ चौंक जाती है। वह तुरंत पीछे हटती है और जोनास को बुलाती है। वह बताता है कि टेरी पहला व्यक्ति नहीं है जो गुस्से में वहां आया है। वह सलाह देता है कि वह शांति से चला जाए क्योंकि उसे कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा। वह चेतावनी देता है कि पुलिस से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। तभी शेरिफ मार्लो कमरे में आता है। वह टेरी से रिकॉर्डिंग बंद करने और ऑडियो डिलीट करने को कहता है। टेरी तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। मार्लो कहता है कि पैसा वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पैसा छोड़ा जाएगा। टेरी दृढ़ स्वर में कहता है तो जांच पूरी कर लीजिए, इसमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप मुझे पूरे दिन अपमानित करते रहे हैं। ये मार्लो कहता है कि उससे टेरी को परेशान करने में कोई निजी दिलचस्पी नहीं है। वह दावा करता है कि उससे ऊपर एक सीनियर डिप्टी है जो बेहद भ्रष्ट है और वही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। यह सुनकर टेरी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई अपनी नौकरी दांव पर लगाकर किसी और के लिए गलत काम क्यों करेगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अभी भी माइक की जमानत है। वह कहता है कि उसे जांच की परवाह नहीं, बस थोड़ा पैसा वापस चाहिए। बाकी $46,000 पुलिस रख सकती है। यह सुनकर मार्लो कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि पैसा जमानत के लिए है तो बात इतनी नहीं बढ़ती। फिर वह एक सौदा पेश करता है। अगर अदालत जमानत मंजूर कर दे तो माइक को चुपचाप रिहा कर दिया जाएगा। टेरी को गुरुवार सुबह 9 बजे से पहले अदालत पहुंचना होगा। माइक को जेल ले जाने वाली बस से उतारकर सीधे टेरी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद उसे तुरंत वेलरमैन टाउन छोड़ना होगा। अगली सुबह टेरी ठीक 9 बजे पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह मार्लो से पूछता है माइक कहां है। मार्लो ठंडे स्वर में जवाब देता है तुम 4 मिनट लेट हो। माइक की बस 4 मिनट पहले ही निकल चुकी है। नी टेरी गुस्से में कहता है कि सब कुछ मार्लो के नियंत्रण में था। वह चाहता तो माइक को रोक सकता था, लेकिन मार्लो कहता है वह मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नियम नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर टेरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत साइकिल पर बैठकर बस का पीछा करता है। कई शॉर्टकट लेते हुए आखिरकार वह बस तक पहुंच जाता है। वह बस के दरवाजे पर दस्तक देता है और पूछता है कि क्या माइक अंदर है। माइक जवाब देता है हाँ मैं अंदर हूँ। इन टेरी उसे बताता है कि उसकी जमानत में समस्या आ गई है। वह कहता है कि माइक को किसी तरह 3 दिन सेंट्रल जेल में जीवित रहना होगा। वो देखता है कि 3 दिन के अंदर वह उसे छुड़ा लेगा। माइक डरते हुए कहता है कि वह बहुत घबराया हुआ है। टेरी उसे हिम्मत देता है, बस 3 दिन की बात है। बस तेजी से आगे बढ़ जाती है और टेरी पीछे रह जाता है। टेरी तुरंत समर्स के पास जाता है। समर्स पूछती है क्या हुआ, क्या वह पैसे नहीं लाया। टेरी कहता है पैसे की बात छोड़ो, मुझे उस डिप्टी के बारे में बताओ। समर्स चौंक जाती है और कहती है कि उसने कभी किसी डिप्टी के बारे में नहीं सुना। वह पूछती है कि यह बात किसने बताई। टेरी कहता है कि मार्लो ने। अब समर्स को समझ आ जाता है कि मार्लो झूठ बोल रहा है। वह बताती है कि मार्लो ही इस पूरे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। टेरी को यकीन नहीं होता। वह पूछता है कि वह उसकी बात क्यों मान। समर्स कहती है कि उसकी एक बेटी है, उसका पति मर चुका है और वह बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को पाल रही है। वह झूठ बोलकर खुद को खतरे में नहीं डाले। उधर पुलिस स्टेशन में केविन और जोस मार्लो को टेरी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि टेरी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, लेकिन कभी युद्ध में नहीं गया, इसलिए खतरनाक नहीं है। वह 2017 में रिटायर हुआ और अब एक रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन उसके बायोडाटा में एक शब्द लिखा था मैकनैब। मार्लो और जोनास को इसका मतलब समझ नहीं आता। वे एलिजाबेथ से कहते हैं कि इसका मतलब पता लगाए। कुछ ही देर में एलिजाबेथ को सच्चाई पता चलती है। वह समझ जाती है कि टेरी कोई साधारण सैनिक नहीं है। वह बताती है कि मैकनैब वह व्यक्ति होता है जो कमांडो को ट्रेन करता है, यानी वह उन लोगों का ट्रेनर है जो सबसे खतरनाक गुप्त मिशन पर जाते हैं। जोनास घबरा जाता है। उसी समय टेरी पुलिस स्टेशन के सामने आ खड़ा होता है। मार्लो बाहर आता है और कहता है अब तो तुम्हें मेरी असली पहचान पता चल गई होगी। टेरी शांत रहता है। वह आखिरी बार कहता है मेरा पैसा लौटा दो, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मार्लो हंसता है और बंदूक निकाल लेता है, लेकिन टेरी बिजली की तेजी से उसकी बंदूक छीन लेता है। कुछ ही सेकंड में वह मार्लो और जोनास को काबू में कर लेता है और दोनों को कुर्सियों से बांध देता है। एलिजाबेथ डर जाती है। टेरी उसे स्टोर रूम खोलने का आदेश देता है। दरवाजा खुलते ही टेरी हैरान रह जाता है। अंदर उसका पैसा ही नहीं बल्कि सोना और हथियार भी रखे होते हैं जिन्हें पुलिस काले बाजार में बेचती थी। अब टेरी को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वह अपना पैसा उठाता है, स्टोर रूम बंद करता है और एलिजाबेथ से कहता है कि उसे दूर छोड़ दे। रास्ते में वह कार की चाबी अपने पास रख लेता है। इसके बाद पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी बहुत चालाक है। वह अदालत पहुंचता है और विलियम्स को पैसे देता है ताकि माइक की जमानत हो सके, लेकिन उसने जानबूझकर देर की थी। पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि कोर्ट के बेसमेंट में ले जाया जाता है। वहां केविन उससे कहता है कि वह भी मार्लो से नफरत करता है। वह बताता है कि असली खेल जज के इशारे पर चलता है। अगर टेरी को बदला लेना है तो उसे जज के पास जाना होगा। इसके बाद टेरी को मार्लो के घर ले जाया जाता है। मार्लो उसे 2 विकल्प देता है, या तो पैसे लेकर भाग जाओ और मैं पीछे से गोली मार दूं, या पैसा छोड़कर शांतिपूर्वक चले जाओ। फिर मार्लो एक भयानक खबर देता है, माइक मर चुका है। फिर टेरी टूट जाता है। वह अस्पताल जाकर माइक का शव देखता है। 10 मिनट बाद वह बाहर आता है। अब उसके अंदर बदले की आग जल रही है, लेकिन वह कहता है मैं खून से नहीं दिमाग से बदला लूंगा।